नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी लोगों का शिक्षा के इस मंच पे। विद्यार्थियों, मैं राहुल सोगन आप सभी लोगों को इस शिक्षा के मंच के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ और हम इस प्लेटफॉर्म पे रीट पात्रता परीक्षा और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा इन दोनों की तैयारी करवा रहे हैं, वो भी बहुत ही कम दामों पे, जिनमें से अभी तो क्लासेज सारी की सारी फ्री चल रही है। अब देखो विद्यार्थियों, अभी हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में हमारी पिछली कक्षा में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा किसके द्वारा दी गई, मनोविज्ञान का अर्थ क्या था, मनोविज्ञान का नामांकन किसके द्वारा किया गया। ये सारा कुछ हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे शिक्षा के ऊपर, तभी इन दोनों से मिलके हमारा क्या बनेगा, शिक्षा मनोविज्ञान बनेगा। और इसी शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हुए हमें पता चलेगा कि मनोविज्ञान के अनेक रूप होते हैं, उनमें से हमारे कौन कौन से पूछे जाने वाले हैं, ये आज बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मनोविज्ञान का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा जब रिवीजन होगा तभी आप लोग उसे अच्छे से समझ पाओगे। अभी इसमें बात करें मनोविज्ञान की, तो इसका जनक माना जाता है अरस्तु को। किन को माना जाता है भाई? मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। यदि इनके नामांकन की बात करें तो इसका जो नामांकन था वो किया गया था विद्यार्थियों किसके द्वारा? रुडोल्फ गोयल के द्वारा। किसके द्वारा? रुडोल्फ गोयल के द्वारा इसका नामांकन किया गया था। कितना आसान है, रुडोल्फ गोयल के द्वारा इसका नामांकन किया गया। और साइकोलॉजिया नाम की पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में? साइकोलॉजिया। कौन सी पुस्तक में? साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में किया। ये पुस्तक कब लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने 16वीं सदी में। कौन सी सदी में? 16वीं सदी में ये पुस्तक लिखी थी। और यदि डेट की बात करें तो ये विद्यार्थियों 1590 ईस्वी में लिखी गई थी। कौन सी में? 1590 ईस्वी में। बड़े आसान से शब्दों में हमने साइकोलॉजी के अर्थ के बारे में भी पढ़ा था। साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, लेकिन उन बातों पर चर्चा नहीं करेंगे। यदि आपको पीछे वाली क्लास लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग क्लास को लेना। बहुत ही अच्छे अंदाज में हम साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं। अब देखो, आज हमारे पास में क्या है? शिक्षा। लेकिन शिक्षा से पहले मैं आप लोगों को साइकोलॉजी की कुछ परिभाषाएं बता देता हूं कि क्या क्या परिभाषाएं रखी गई है। यदि परिभाषाओं पर हम बात करें विद्यार्थियों, तो देखो, साइकोलॉजी की जो परिभाषाएं हैं उनमें से पहली परिभाषा दी गई है कि मैकडगल द्वारा। किनके द्वारा? मैकडगल द्वारा दी गई है। अब देखो, इसमें कहा क्या है इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये जो मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के आचरण तथा व्यवहार दोनों का मिश्रित रूप होता है। इन दोनों के विज्ञान को ही क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान कहा जाता है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि इन्होंने क्या कहा? आचरण प्लस व्यवहार। यदि बात करें जेम्स ट्रूवर की, तो विद्यार्थियों इन्होंने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, अर्थात जो व्यक्ति का व्यवहार होता है उसी का शुद्ध विज्ञान क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। व्यक्ति के व्यवहार पे निर्भर होता है, तो व्यक्ति के व्यवहार का मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। फिर देखो आए वुडवर्थ, और वुडवर्थ ने कहा मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। वुडवर्थ जी का क्या कहना था भाई? इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान होता है वो जो व्यक्ति के वातावरण में आने पे जो क्रियाकलाप होते हैं उन्हीं का अध्ययन करना क्या होता है? मनोविज्ञान होता है। अर्थात व्यक्ति वातावरण में जो भी क्रियाकलाप करेगा उसे हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। बड़े ही आसान से शब्दों में हमने ये चीज क्लियर की है। अब देखो, अगली परिभाषा है वाटसन महोदय द्वारा। वाटसन महोदय जी क्या कहते हैं? वाटसन जी का क्या कथन है
मनोविज्ञान की उन्होंने क्या परिभाषा दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटसन ने क्या परिभाषा दी? वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित शुद्ध व्यापक विज्ञान है, अर्थात व्यवहार का निश्चित एवं शुद्ध और व्यापक जो विज्ञान होता है, अर्थात वाटसन का भी जो मनोविज्ञान का परिभाषा थी वो व्यवहार पर आश्रित थी भी। इन्होंने भी माना था कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब देखो विलियम जेम्स द्वारा क्या कहा गया। विलियम जेम्स ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना होती है। अर्थात इन्होंने किसका समर्थन किया? इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है उसमें व्यक्ति के मन का नहीं, आत्मा का नहीं, ना ही व्यवहार का, मनोविज्ञान में व्यक्ति की चेतना का अध्ययन किया जाता है। किसकी चेतना का? व्यक्ति की चेतना का अध्ययन किया जाता है। बात करें स्किनर मोद्दे की, तो स्किनर मोद्दे ने क्या कहा, देखो थोड़ा सा इसको ऊपर लेके पढ़े तो स्किनर मोद्दे ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थात स्किनर मोद्दे का कहना था कि भाई जो मनोविज्ञान होती है उसमें व्यक्ति के व्यवहार का और अनुभवों का सम्मिश्र परिणाम होता है। व्यक्ति जो क्रियाकलाप करता है उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के व्यवहार एवं अनुभवों का, और इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। बड़ी आसान सी और सबसे सटीक परिभाषा दी गई किनके द्वारा? स्किनर महोदय द्वारा दी गई थी। अब देखो हम इस पे थोड़ी सी बात करते हैं मनोविज्ञान की शाखाओं पर। क्या मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, इस पे बात करते हैं। मनोविज्ञान की एक शाखा है सामान्य मनोविज्ञान, अर्थात एकदम सिंपल सी जो सामान्य मनोविज्ञान आती है उसकी एक शाखा सामान्य मनोविज्ञान है। दूसरी है असामान्य मनोविज्ञान, धुंधला थोड़ी आ रही है अक्सर। दूसरी है असामान्य मनोविज्ञान। उसके बाद में है तुलनात्मक मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। देखो ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान क्या होती है? जब आप मनोविज्ञान पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि उस वैज्ञानिक ने चूहे पर प्रयोग किया, उस वैज्ञानिक ने कुत्ते पर प्रयोग किया, और इसी को हम कहते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आती है समाज मनोविज्ञान जो समाज पर आश्रित होती है। फिर आती है औद्योगिक मनोविज्ञान, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके है बाल मनोविज्ञान, बाल विकास। कितना आसान है भाई, क्या बाल मनोविज्ञान और कौन सा है अपने पास में? बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास। बड़ी सिंपल सी है, यही हमें पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन पहले हमें शिक्षा एवं मनोविज्ञान दोनों को पढ़ना होगा। थोड़ी सी 1-2 क्लासेज है, उसके बाद में बाल मनोविज्ञान और बाल विकास आपका प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब देखो थोड़ी सी और बात करें तो इसमें होता है कि एक सेकंड इसको, फिर आ जाते हैं और भागों पे। तो इसमें आते हैं किशोर मनोविज्ञान, जो किशोर अवस्था से बालक की संबंधित होती है उसे किशोर मनोविज्ञान में गिनते हैं। फिर आती है प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। फिर आती है शिक्षा मनोविज्ञान और निदानात्मक, उपचारात्मक, क्लिनिकल, समस्यात्मक बालकों का अध्ययन, जो आपकी केस स्टडी होती है। आप लोगों ने जब बीएसटीसी और बीएड की होगी तो आप लोगों ने केस स्टडी भी की होगी बालकों की, और वही जो फाइल आप बनाते थे उसे किस में लेते हैं? निदानात्मक, उपचारात्मक, क्लिनिकल या समस्यात्मक मनोविज्ञान में गिनते हैं भी। अब देखो एक है पशु मनोविज्ञान। कौन सी मनोविज्ञान? पशु मनोविज्ञान। इस तरीके से हम लोगों ने मनोविज्ञान की सारी शाखाएं पढ़ ली है। अब हम वापस हमारे पेज पे चलते हैं और आज का हमारा जो था क्या भाई, शिक्षा मनोविज्ञान, इस पे चर्चा करते हैं। इसमें से हम लोगों ने मनोविज्ञान के बारे में पूरी तरह चर्चा कर ली है। अब हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा शिक्षा। क्या टॉपिक होगा भाई हमारा? हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? शिक्षा। क्या टॉपिक है? शिक्षा। तो इसको देखो, हमारा टॉपिक है शिक्षा। क्या टॉपिक है? शिक्षा। शिक्षा की यदि बात करें तो शिक्षा जो शब्द है
वो संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है। कौन सी भाषा की? शिक्षा जो है संस्कृत की। कौन सी भाषा की? संस्कृत की शिक्ष धातु। संस्कृत भाषा की एक धातु होती है, कौन सी धातु? शिक्ष धातु। और ये जो शिक्ष धातु है, उस धातु की बात करें तो ये जो शिक्ष धातु है ये बनी, इसका अर्थ होता है भाई सीखना। क्या अर्थ होता है? सीखना। या फिर इसका एक अर्थ होता है सिखाना। क्या अर्थ होता है? सिखाना। तो शिक्ष धातु के दो अर्थ होते हैं, सीखना या फिर सिखाना। इसी तरह हमारे शिक्षा के भी क्या अर्थ हुए? सीखना या फिर सिखाना। अब देखो शिक्षा की ये तो हमने बात कर ली संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में शिक्षा को। अंग्रेजी में यदि हम इसी शिक्षा की बात करें तो इसको बोलते हैं एजुकेशन। क्या बोलते हैं? एजुकेशन। और ये जो एजुकेशन शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये विद्यार्थियों कौन सी? ग्रीक। कौन सी? ग्रीक। या फिर आप इसे बोल दो यूनानी। कौन सी? यूनानी। या फिर आप इसे बोल दो भाई लैटिन। कौन सी? लैटिन। इन तीन भाषाओं का समूह है। क्या? इन तीन भाषाओं का नहीं। आप लोगों को कई बार गलतफहमी हो जाती है भाई। क्या हो जाती है? आप लोगों को कई बार गलतफहमी हो जाती है। देखो ये जो है ग्रीक, यूनानी और लैटिन ये एक ही भाषाएं होती है। आप लोग इसमें जो है ज्यादा परेशान मत हुआ करो। आप लोगों को ग्रीक आ जाए ऑप्शन में तो ग्रीक कर देना है। यदि आपके ग्रीक नहीं आता है, यूनानी आए तो यूनानी करना है। और यदि आप लोगों के क्या नहीं आए भाई, लैटिन नहीं आए, तो आप लोगों को क्या इन दोनों में से भर देना है। आप लोगों को कुछ भी जो है इन तीनों में से मिल जाएगा। अब देखो इस एजुकेशन शब्द की थोड़ी सी बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे यदि इस एजुकेशन शब्द की बात करें तो ये जो एजुकेशन है, क्या ये जो एजुकेशन है ये एडुकेटम से बना है। कौन से शब्द से? एडुकेटम, CATUM। किससे बना है भाई? एडुकेटम शब्द से बना है। और ये जो एडुकेटम है इसका अर्थ होता है प्रशिक्षण। क्या अर्थ होता है इसका? प्रशिक्षण। अर्थात विद्यार्थियों जो टीचर का प्रशिक्षण होता है, किसी भी व्यक्ति को शिक्षक बनने से पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और उसी प्रशिक्षण की बात करते हैं हम किसमें? एडुकेटम में। लेकिन ये जो एडुकेटम है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द? एक शब्द है ई। क्या? ई। और दूसरा है डेकस। कौन सा? डेकस। इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कहीं जगहों पे आपको डेकोस मिलेगा। क्या? डेकोस मिलेगा। लेकिन विद्यार्थियों इसका सही में अर्थ होता है डेकस। इन दो शब्दों से ये मिलके बना है। अब देखो इसमें ई का मतलब होता है अंदर। क्या अर्थ होता है? ई का मतलब होता है अंदर। और डेकस का अर्थ होता है बाहर निकालना। क्या? डेकस का अर्थ होता है बाहर निकालना। ये यहाँ पे दो अर्थ हमारे पास में आ जाते हैं। डेकस का अर्थ क्या होता है? बाहर निकालना। और ई का मतलब होता है अंदर की तरफ रखना विद्यार्थियों। अब देखो यहीं पे थोड़ी सी बात करते हैं हम इसकी। यहाँ पे यदि बात करें तो ये जो ई और डेकस है ये दो शब्दों से मिलके बने हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो ई और डेकस है वो एडुकेयर से बना है। किससे? एडुकेयर से। EDUCARE, एडुकेयर से। और इस एडुकेयर का मतलब होता है पालना। क्या अर्थ होता है? पालन पोषण। क्या अर्थ होता है? पालन पोषण। और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जो है एडुसर से बना है। किससे? एडुसर से बना है। यहाँ पे अंतर क्या है? सिरप और सिरप, ई का अंतर है, ऊपर ए है नीचे ई है। और इस एडुसर का अर्थ होता है अंदर बाहर। क्या अर्थ होता है भाई? अंदर बाहर। इसका अर्थ होता है अंदर बाहर। अब देखो कितनी आसान सी भाषा में हमने दो चीजें पढ़ ली यहाँ पे। आप लोगों को लगेगा पालन पोषण नहीं होता है, लेकिन विद्यार्थियों माँ भी एक शिक्षक होती है और वो क्या करती है? बच्चे का पालन पोषण करती है। शिक्षक जो बच्चा होता है उसके जीवन का पालन पोषण करते हैं, उनके जीवन को उत्कृष्ट बनाते हैं। और ये जो है किससे? एडुकेयर का इस संदर्भ में अर्थ हुआ।
और बात करें एडुसर की, तो जो एडुसर होता है इसका अर्थ होता है अंदर बाहर, और ये अंदर बाहर किसका? शिक्षा की। शिक्षा को आप, जो शिक्षक होता है वो अपने अंदर से बाहर भेजता है, और जो विद्यार्थी होते हैं वो शिक्षा को बाहर से अपने अंदर ग्रहण करते हैं। इस तरीके से शिक्षा के ये दो, एजुसर या एडुकेट, दो शब्दों से एजुकेशन हमारा बनता है पूर्णतः। अब देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम यहीं पे, किसके ऊपर बात करें भाई? यदि बात करें विद्यार्थियों हम यहाँ पे कि जो शिक्षा होती है इसके कितने संदर्भ में अर्थ होते हैं, तो शिक्षा के दो संदर्भ में अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है संकुचित शिक्षा। कौन सी शिक्षा भाई? संकुचित शिक्षा। और ये इसका एक अर्थ होता है संकुचित शिक्षा, और दूसरा होता है विस्तृत शिक्षा। क्या अर्थ होता है? विस्तृत शिक्षा। अब देखो संकुचित शिक्षा या फिर विस्तृत शिक्षा, इसमें अंतर क्या क्या होते हैं? जो संकुचित शिक्षा होती है उसमें विद्यार्थी को एक निश्चित चीज पढ़नी पड़ती है, और निश्चित कैसी? संकुचित शिक्षा एक उद्देश्य के लिए होती है, और इसका उद्देश्य होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करना। और संकुचित शिक्षा में आता है हमारा विद्यालय शिक्षा। कौन सी शिक्षा आ जाती है? विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो किस में आती है? संकुचित शिक्षा में आ जाती है। यदि यहीं पे हम बात करें थोड़ी सी विद्यार्थियों की, हमारी जो विस्तृत शिक्षा है इसमें कौन सी शिक्षा आती है? तो जो विस्तृत शिक्षा होती है इसमें बच्चे का कोई लक्ष्य नहीं होता है, बच्चा कहीं से भी सीख सकता है, बच्चा कभी भी सीख सकता है, और कितना भी सीख सकता है वो उसके सीखने की शिक्षा पर निर्भर करता है कि वो कितना सीखता है। उसकी सीखने की जो क्षमता होती है उस पर निर्भर होता है। तो विस्तृत शिक्षा कौन सी? इसका नाम आता है व्यापक शिक्षा। इसको क्या कहा जाता है? व्यापक शिक्षा भी कहा जाता है। अर्थात इसका जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हो तो उससे भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। आपके सामने कोई घटना घटित हुई तो आप उससे भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो। लेकिन विद्यालय की शिक्षा आप हर चीज से नहीं सीख सकते हैं। अब देखो हम बात करेंगे शिक्षा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, शिक्षा कितने प्रकार की होती है। यदि देखो विद्यार्थियों शिक्षा के प्रकारों की बात करें तो शिक्षा के जो प्रकार हैं, यदि विद्यार्थियों शिक्षा के प्रकारों की बात करें तो शिक्षा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं इस पे यदि हम चर्चा करते हैं विद्यार्थियों तो बड़ा ही आसान सा जवाब मिलता है। कौन सा जवाब मिलता है भाई? इसका जवाब हमें यहाँ से मिलता है। कहाँ से? इसका जवाब मिलता है कि शिक्षा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है औपचारिक शिक्षा। कौन सी? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा। दूसरी कौन सी होती है भाई? दूसरी जो होती है वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। कौन सी? अनौपचारिक शिक्षा। और तीसरी कौन सी होती है भाई? तीसरी जो होती है वो होती है निरौपचारिक शिक्षा। कौन सी? निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा। इस तरीके से हमारी जो शिक्षा है वो 3 सब्जेक्ट हो गए, 3 प्रकार की होती है। कौन सी? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। देखो इधर से नहीं दिख रहा तो अब देख लो, बड़े आसान से शब्दों में आप लोगों को दिख गया होगा। अब हम इस पे बात करते हैं कि तीनों में अंतर क्या क्या होता है। यदि देखो औपचारिक शिक्षा की बात करें तो इसका जो विषय निश्चित होता है, विषय होता है वो निश्चित होता है। क्या? इसका विषय निश्चित होता है कि हम निश्चित ही चीज पढ़ सकते हैं। दूसरा इसका क्षेत्र निश्चित होता है। क्या? क्षेत्र निश्चित होता है। अभी हम बात करेंगे ये कैसे। और तीसरा इसके जो विषय और क्षेत्र के पश्चात हमारा क्या भाई, इसका जो समय होता है वो भी निश्चित होता है। इसका जो समय होता है वो भी क्या होता है? एकदम निश्चित होता है। यदि इनकी बात करें कि ये कैसे होता है
तो देखो जो इसका विषय है औपचारिक शिक्षा में, जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो निश्चित होते हैं। आपका क्षेत्र, आज जहां पे आपने पढ़ाई की कल भी आपको वहीं पढ़ना होगा, आप बार बार जगह नहीं बदल सकते हैं। और समय, आपको निश्चित समय पे जाना होगा। उम्मीद है आप लोग पहचान गए होंगे औपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाती है, विद्यालय में। कहाँ पे दी जाती है भाई, विद्यालय में। और विद्यालय में आपका विषय भी निश्चित होता है, विद्यालय की जगह भी निश्चित होती है, और विद्यालय का जो समय होता है वो भी निश्चित होता है। आपको समय पे जाना होता है, समय पे ही आपको पढ़ना होता है, उसी क्षेत्र में जाना होता है जहां आपने कल पढ़ाई की थी। भले ही आपका विद्यालय 10-5 साल में एक जगह से दूसरी जगह चला जाए तो वो अलग बात है, लेकिन प्रतिदिन आप विद्यालय नहीं बदलते रहोगे कि आज घर पे बैठ लिया, कल दूर जाके पढ़ लिया 10 किलोमीटर, परसों 25 किलोमीटर। ऐसा नहीं चलेगा भाई। जो औपचारिक शिक्षा होती है वो विद्यालय में दी जाती है। यदि बात करें अनौपचारिक शिक्षा की, तो इसमें ना तो विषय निश्चित होता है, ना इसका क्षेत्र निश्चित होता है, ना ही इसका समय निश्चित होता है। अर्थात इसमें ना तो हमारा कोई सब्जेक्ट होता है, ना ही कोई क्षेत्र होता है जहां पे हम ये सीखते हैं। हम कहीं भी इसको सीख सकते हैं। और जो हमारा समय होता है ये भी नहीं होता भाई। ये नहीं कि घड़ी 1 2 3 4 टिक टिक चलती रहे, इसमें आप कभी भी सीख सकते हो। सोते, खाते, नहाते, पीते, आप कभी भी जो है कहीं पे भी इसको सीख सकते हो। और हमारी जो निरौपचारिक शिक्षा होती है इसकी बात करें तो इसमें आपका केवल और केवल विषय निश्चित होता है। क्या विषय निश्चित होता है, बाकी समय और क्षेत्र इसमें भी निश्चित नहीं होते हैं। अब देखो विषय में क्या, अनौपचारिक शिक्षा कहाँ मिलती है। अनौपचारिक जो शिक्षा होती है ऊपर वाली, जिसमें ना तो समय, ना विषय, ना क्षेत्र निश्चित होते हैं, ऐसी शिक्षा को हम कहते हैं विद्यार्थियों, कौन सी शिक्षा, ऐसी शिक्षा को हम लोग कहते हैं कौन सी, अनौपचारिक शिक्षा। और ये शिक्षा हम ग्रहण करते हैं अपने परिवार से, दादाजी से, मम्मी जी से, या फिर अपने किसी मित्र से भी आप ग्रहण कर सकते हो। ऐसी शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाती है और उसके व्यवहार को जो है सोने के समान स्वर्णिम बना देती है। उसका व्यवहार सोने के समान चमक उत्पन्न करता है जब हम अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। बात करें निरौपचारिक शिक्षा, तो इसमें केवल विषय निश्चित होता है, जैसे कि सरकारी नौकरियां, इनमें आपका जो सिलेबस है वो निश्चित होता है। लेकिन क्या विद्यार्थियों, आपका जो क्षेत्र और समय है वो निश्चित नहीं होता कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ही पढ़ना है। अर्थात आप स्वयं का जो पाठन करते हो उसे क्या बोलते हैं, हम निरौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने शिक्षा के प्रकार भी पढ़ लिए। अब देखो शिक्षा की प्राचीन काल में और वर्तमान काल की बात करें तो शिक्षा जो होती थी विद्यार्थियों, वो प्राचीन काल में कैसे दी जाती थी। क्या ये सारे इसमें आगे, क्या इसको थोड़ा सा अपन ऊपर कर लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। जो शिक्षा होती थी वो प्राचीन काल में विद्यार्थियों कैसी होती थी, द्विमुखी होती थी। कौन सी होती थी, द्विमुखी होती थी। और विद्यार्थियों किस पे केंद्रित होती थी, ये शिक्षक केंद्रित होती थी। कैसी, शिक्षक पर केंद्रित होती थी। अर्थात विद्यार्थियों जैसी शिक्षक चाहता वैसी शिक्षा दे सकता था। विद्यार्थी उस समय कुछ नहीं बोल सकते थे। प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी। उसमें विद्यार्थी के लिए नहीं, शिक्षक जैसा पढ़ाता वैसा पढ़ना पड़ता था। लेकिन वर्तमान काल की जो शिक्षा होती है वो कैसी होती है, वो एक तो त्रिमुखी शिक्षा होती है और कैसी, बालक केंद्रित होती है। कैसी होती है भाई, बालक केंद्रित होती है। तो त्रिमुखी और बालक केंद्रित। अब देखो इसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि बालक केंद्रित कैसे होती है। आप देखोगे वर्तमान में हम पढ़ाते हैं तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, और सिलेबस जो होता है वो बालक के लिए बनाया गया होता है, ना कि शिक्षक के लिए।
प्राचीन काल में शिक्षक को जैसा उचित लगता वो वैसा पढ़ा देते थे। उन्हें लगता ये टॉपिक पढ़ाना है तो पढ़ाते थे, नहीं पढ़ाना है तो नहीं पढ़ाते थे। लेकिन वर्तमान काल में शिक्षक को वो सारे टॉपिक पढ़ाने होते हैं जो बालक के लिए आवश्यक होते हैं, जो बालक के पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से हम लोगों ने हमारी शिक्षा के बारे में आज विस्तार पूर्वक जानकारी ग्रहण की। थोड़ी सी 1-2 क्लासेज और रहेगी शिक्षा मनोविज्ञान की, फिर आपकी बाल विकास वाली जो है कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएगी। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को ये कक्षाएं पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। यदि विद्यार्थियों कक्षाएं पसंद आई है तो वीडियो को तो शेयर करना है अपने मित्रों के साथ।